अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की कहानी बोतल में बंद नाग, दूसरा हिस्सा। रात को अंबर और थ्यूसोंग गम्बाश के खेमे में आ गए। गम्बाश ने उन्हें साथ लिया और मैदान की दूसरी जानिब एक चट्टान की ओट में एक जगह बैठ गया। उसने मोमबत्ती जला दी और बोला, मैं एक खास मंत्र पढ़कर मोमबत्ती का शोला बुझा दूंगा। उसके बाद तुम्हें वो मंत्र बता दूंगा जिसके लिए तुमसे वादा किया है, मगर उसके बाद तुम्हें भी वादे के मुताबिक मुझे आग पर चलने का राज बताना होगा। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें अपना राज जरूर बताऊंगा। गम्बाश ने थ्यूसोंग की तरफ देखकर कहा, थ्यूसोंग तुम गवाह रहना। थ्यूसोंग सर खुजाते हुए बोला, हाँ मैं गवाह रहूंगा। अंबर को ये राज तुम्हें बताना ही होगा, मगर पहले तुम विशाखा का मंत्र बताओगे। गम्बाश बोला, इसका मैं वादा कर चुका हूँ, अब मैं मंत्र शुरू करता हूँ। गम्बाश ने अपने जादूगर उस्ताद की रूह का बताया हुआ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। थ्यूसोंग और अंबर और मारिया उसकी तरफ गौर से देख रहे थे। मारिया भी करीब ही बैठी हुई थी। जब गम्बाश ने 7 बार मंत्र का विर्द कर लिया तो जोर से मोमबत्ती को फूंक मार दी। मोमबत्ती का शोला बुझ गया। शोले के बुझते ही वहां धुएं का बादल तेजी से उठा और उसने अंबर, थ्यूसोंग और मारिया को अपनी लपेट में ले लिया। ये धुआं गम्बाश की आंखों में भी लगा। उसने 2-3 बार आंखें झपकाकर देखा कि धुआं गायब हो गया था और उसके सामने अंबर और थ्यूसोंग बेहोश पड़े थे। उनके करीब ही गम्बाश को एक खूबसूरत नीली आंखों और सुनहरी बालों वाली एक नौजवान लड़की भी बेहोश पड़ी नजर आई। वो समझ गया कि यही गैबी लड़की मारिया है। मारिया के इर्द गिर्द रोशनी का एक धीमा सा हाला था। गम्बाश ने जल्दी से मारिया की जेब में हाथ डालकर विशाखा केटी को बाहर निकाल लिया। विशाखा केटी बारीक आवाज में जोर जोर से चिल्लाने लगी, गम्बाश मेरे पति देव, मुझे बड़ा करो। ये तुमने मुझे किसकी जेब में कैद कर दिया था? गम्बाश ने आहिस्ता से कहा, विशाखा फिक्र न करो, अब तुम आजाद हो। मैं तुम्हें बड़ा भी कर दूंगा। मैं उस खास तिलिस्म की तलाश में ही यहाँ से जा रहा हूँ। गम्बाश ने छोटे साइज की विशाखा केटी को अपनी जेब में रखा और चट्टान की ओर से निकलकर अपने खेमे के पास आ गया। हमारा अंदर बेखबर गहरी नींद सो रही थी। गम्बाश को उसकी जरूरत नहीं थी। उसने मुख्तसर सा सामान झोले में डालकर घोड़े पर रखा, उस पर छलांग लगाकर सवार हुआ और रात के अंधेरे में घोड़े को सरपट दौड़ाते हुए बंदरगाह की तरफ चल दिया। बंदरगाह पर एक तजारती सामान से लदा हुआ जहाज अफ्रीका की तरफ जाने को बिल्कुल तैयार खड़ा था। गम्बाश उस जहाज के कप्तान से मिला, उसे काफी चांदी के सिक्के देकर जहाज में सवार होने की इजाजत ली और घोड़े को वहीं छोड़कर जहाज पर चढ़ गया। थोड़ी देर बाद जहाज ने लंगर उठाया और अफ्रीका की तरफ रवाना हो गया। जिस वक्त अंबर, थ्यूसोंग और मारिया को होश आया तो गम्बाश का बादबानी जहाज एथेंस की बंदरगाह से काफी दूर निकल चुका था। अंबर और थ्यूसोंग ने गौर से एक दूसरे को देखा। मारिया ने कहा, यह गम्बाश कहाँ चला गया? उसने हमें बेहोश तो नहीं किया था? अंबर बोला, मुझे तो ऐसा ही लगता है। थ्यूसोंग कहने लगा, वो हमें धोखा देकर निकल गया है। मारिया देखो, केटी तुम्हारी जेब में ही है ना? मारिया ने जल्दी से अपनी जेब में हाथ डाला। उसका दिल धक से रह गया। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, केटी गायब है। अंबर और थ्यूसोंग भी परेशान हो गए, समझ गए कि ये उसी जादूगर गम्बाश की साजिश थी। अंबर कहने लगा, हैरानी की बात यह है कि उसको कैसे पता चल गया कि केटी मारिया की जेब में है? थ्यूसोंग बोला, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो मारिया को देख रहा था। अंबर ने कहा, हो सकता है उसके मंत्रों की वजह से जो धुआं उठा हो, उस धुएं में उसे मारिया नजर आई हो और उसने मारिया की जेब से केटी को निकाल लिया हो। थ्यूसोंग ने कहा, अब यहाँ से उठो, गम्बाश को तलाश करते हैं, वो यहीं कहीं होगा। मारिया बोली, मैं उसे तलाश करती हूँ, तुम लोग खेमे में जाओ। अंबर और थ्यूसोंग वहां से भागकर खेमे में आए। देखा कि गम्बाश कहीं नहीं है। अमारा भी जाग पड़ी। उसे मालूम हुआ कि गम्बाश चला गया है तो वो भी घबरा गई। अंबर ने थ्यूसोंग को एक तरफ ले जाकर कहा, मारिया उसकी तलाश में गई है, वो उसे जरूर कहीं ना कहीं तलाश कर लेगी। फिर अंबर अमारा की तरफ मुतवज्जा होकर बोला, वो हमें भी बताकर नहीं गया, हम सो रहे थे। घोड़े के टापों की आवाज आई तो हम जाग पड़े। खेमे से बाहर निकलकर देखा कि गम्बाश घोड़े पर सवार भागा जा रहा है। अमारा कहने लगी, फिर वो जंगल में कहीं कोई चिल्ला करने गया होगा, सुबह होने तक वापस आ जाएगा, तुम लोग आराम करो। अमारा अपने खेमे में सोने के लिए चली गई, मगर अंबर और थ्यूसोंग बेचैन थे। उन्हें मालूम था कि गम्बाश केटी को लेकर फरार हुआ है। अगर मारिया को भी उसकी कोई खबर न मिली तो फिर केटी उनसे ना जाने कितनी दूर चली जाए। मारिया गम्बाश की तलाश में फिजा में उड़ती हुई शहर के ऊपर चक्कर लगाने लगी। फिर वो शहर से बाहर पहाड़ियों की तरफ निकल गई। अंधेरे में उसे गम्बाश का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अगरचे वो अंधेरे में देख सकती थी, मगर दिन की रोशनी के मुकाबले में रात के अंधेरे में वो ज्यादा तसल्ली से गम्बाश को तलाश न कर सकती थी। उसे ख्याल ही न आया कि वो एथेंस की बंदरगाह की तरफ निकल जाए। उसका यही ख्याल था कि गम्बाश केटी को लेकर जरूर यहीं किसी जंगल में छुपा होगा। वो वापस आ गई और अंबर, थ्यूसोंग को बताया कि तमाम रास्ते सुनसान पड़े हैं, गम्बाश कहीं भी नहीं है। थ्यूसोंग ने कहा, वो घोड़े पर सवार होकर गया है क्योंकि उसका घोड़ा यहाँ मौजूद नहीं है। अंबर ने कहा, मगर ये भी तो सोचो कि वो हमें आधी रात को बेहोश करने के बाद भागा था और अब सुबह होने ही वाली है। वो तो खुदा जाने कहाँ का कहाँ पहुँच गया होगा।
त्युसोंग कहने लगा, फिर तो मारिया ही फिजा में उड़कर उसे ढूंढ सकती है। मारिया ने कहा कि हो सकता है वो यहीं कहीं जंगल में छुपा बैठा हो। त्युसोंग ने जवाब में कहा, यह नामुमकिन है, वो रातों रात इस इलाके से निकल गया होगा। वो केटी के साथ इस इलाके में कभी नहीं रहेगा। मुसीबत यह है कि छोटे साइज का होने की वजह से केटी की खुशबू भी मध्यम हो गई है और जब तक उसके बिल्कुल करीब ना जाया जाए उसकी खुशबू हमें नहीं आएगी। अचानक अंबर ने कहा, मारिया मेरा ख्याल है कि वो बंदरगाह की तरफ गया होगा और जरूर किसी जहाज में सवार होकर यहाँ से रफू चक्कर हो गया होगा। मारिया ने चौंक कर कहा, इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं आया था। मैं अभी बंदरगाह पर जाकर पता करती हूँ कि रात को कोई जहाज तो रवाना नहीं हुआ था। तुम लोग इसी शहर में इसी जगह रहना, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी। ये कहकर मारिया ने उड़ान भरी और हवा में उड़ती हुई सीधी बंदरगाह पर जा पहुंची। अब वो किसी से पूछ नहीं सकती थी। वो मुसाफिरों और मजदूरों के दरमियान चक्कर लगाने लगी। एक जगह उसे मजदूरों की बातों से मालूम हो गया कि एक तजारती जहाज माल लेकर अफ्रीका के मुल्क सूडान की तरफ रवाना हुआ है। मारिया ने वहीं से उड़ान भरी और हवा में उड़ती हुई समुंदर के ऊपर आ गई। वह बड़ी तेज रफ्तारी के साथ उड़ती जा रही थी। बहुत जल्द उसे दूर खुले समुद्र में एक समुद्री जहाज के बादबान नजर आ गए। मारिया गोता लगाकर जहाज की तरफ बढ़ी। उस वक्त गंबाश जहाज के अर्शे पर धूप में एक तरफ सामान के ढेर के पीछे बैठा था। विशाखा केटी उसकी जेब में थी। चूंकि उसकी आंखों में मोमबत्ती का तिलिस्मी धुआं फिर चुका था, इसलिए अब वो गैबी मारिया को देख सकता था। एक बार जो उसकी निगाह आसमान की तरफ गई तो उसने एक लड़की को हवा में उड़ते हुए जहाज की तरफ आते देखा। गंबाश एकदम से चौंक उठा। उसने आसमान पर दूर ही से मारिया को पहचान लिया। ये सिवाय मारिया के कोई और हो ही नहीं सकता था। वो उसकी तलाश में आई थी। गंबाश तेजी से जहाज की निचली मंजिल में उतर गया। वो एक कैबिन में आ गया। ये कैबिन जहाज की सबसे निचली मंजिल में था और इसमें बोरियां ही बोरियां रखी हुई थीं। गंबाश को मालूम था कि मारिया एक गैबी लड़की है और वो बड़ी आसानी से इस कैबिन में भी आ जाएगी। गंबाश लपक कर बोरियों के पीछे आ गया और उनके दरमियान छुपकर बैठ गया। उस वक्त मारिया जहाज के अर्शे पर उतर चुकी थी। उसने गंबाश को नीचे जाते हुए नहीं देखा था। उसे भी कोई नहीं देख सकता था। चुनाचे वो अर्शे पर चलकर गंबाश को तलाश करने लगी। वहां गंबाश नहीं था। मारिया को केटी की खुशबू भी नहीं आ रही थी। छोटी होने की वजह से उसकी खुशबू एक गज से ज्यादा दूर तक नहीं जाती थी। मारिया जहाज के नीचे उतर गई। यहाँ कैबिन साथ साथ बने हुए थे। चूंकि ये तजारती जहाज था, इस पर मुसाफिर बिल्कुल नहीं थे। जहाज के मल्लाह ही इधर उधर घूम फिर रहे थे। मारिया जहाज के किचन में आ गई। यहाँ कुछ मल्लाह बैठे खाना वगैरह खा रहे थे। मारिया ने एक एक करके दूसरी मंजिल वाले सारे कैबिन देख लिए। उसे गंबाश कहीं नजर न आया। अब सिर्फ सबसे निचली मंजिल ही रह गई थी। मारिया निचली मंजिल में आ गई। यहाँ सिर्फ 2 कैबिन थे। दोनों में सामान भरा हुआ था। मारिया इस कैबिन में भी आई जिसकी बोरियों के पीछे गंबाश छुपा हुआ था। गंबाश ने मारिया के कदमों की आहट सुन ली थी। चूंकि वो उसे देख सकता था, इसलिए उसके कदमों की चाप भी सुन सकता था। गंबाश ने अपना सांस रोक लिया और बोरियों में और ज्यादा सिमट कर बैठ गया। मारिया ने इधर उधर देखा। वहां सामान के सिवाय और कुछ नहीं था। मारिया ने जोर से सांस लिया। उसे केटी की खुशबू भी ना आई। वो समझ गई कि गंबाश यहाँ नहीं है। मारिया कैबिन से निकलकर जहाज के अर्शे पर आ गई। वो सोचने लगी कि अगर गंबाश इस जहाज पर सवार नहीं हुआ तो वो कहाँ और किस तरफ होगा। मुमकिन है वो एथेंस शहर से निकलकर यूनान के दूसरे शहर स्पार्टा की तरफ निकल गया हो। उसे गंबाश को स्पार्टा के शहर में तलाश करना चाहिए। उसने एक बार फिर जहाज को अच्छी तरह से देखा और फिर हवा में बुलंद होकर वापस एथेंस शहर की तरफ परवाज करने लगी। वहां अंबर और त्युसोंग उसकी राह देख रहे थे। मारिया ने उन्हें बताया कि गंबाश जहाज पर नहीं था। मेरा ख्याल है कि वो स्पार्टा शहर की तरफ गया होगा। हमें स्पार्टा जाकर उसे तलाश करना चाहिए। त्युसोंग खामोश रहा। अंबर बोला, इसका मतलब ये हुआ कि हमें अब स्पार्टा की तरफ रवाना होना होगा। मेरी तो यही राय है, मारिया ने कहा। त्युसोंग तुम्हारा क्या ख्याल है? त्युसोंग सर खुजा रहा था। कहने लगा, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो स्पार्टा चलकर देख लेते हैं। अंबर ने उसी वक्त तैयारी शुरू कर दी। अमारा से उसने पूछा कि उसका क्या इरादा है, क्योंकि दिन काफी निकल आया और गंबाश अभी तक वापस नहीं आया। अमारा को भला क्या मालूम था कि गंबाश उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। मुस्कुराते हुए बोली, गंबाश मेरा पुराना दोस्त है, मैं उसका इंतजार करूंगी। वो दोपहर तक आ जाएगा। अंबर और त्युसोंग तो जानते थे कि अब वो वहां कभी नहीं आएगा, मगर उन्होंने अमारा से ऐसी कोई बात न की और घोड़ों पर सवार होकर अमारा से इजाजत ली और उस सड़क पर अपने घोड़े डाल दिए जो एथेंस की पहाड़ियों से होती हुई यूनान के दूसरे बड़े शहर स्पार्टा की तरफ जाती थी। नाग को हमने समुद्री चट्टान वाले लाइट हाउस के नीचे गार में इस हालत में छोड़ा था कि वो नीम मुर्दा सांप की शक्ल में बेहिस्सो हरकत बंद गार की रेत पर पड़ा है और उसके पास ही ब्राह्मण की बदरू एक बोझल नजर न आने वाले धुंध के गोले की शक्ल में जमीन के साथ लगी हुई थी। ब्राह्मण ने नाग और केटी को धोखा दिया था और इसकी सजा उसे ये मिली थी कि जब मगरमच्छ मर गया तो ब्राह्मण की रूह मगरमच्छ में से निकलकर ऊपर आसमान की तरफ उड़ने की बजाय वहीं भारी होकर रह गई। ये ब्राह्मण की रूह के लिए बहुत बड़ा अजाब था।
ब्राह्मण समझ गया कि उसकी रूह बदरू बन चुकी है। वो करीब ही पड़े नाग को भी देख रही थी। नाग ब्राह्मण की बदरू को नहीं देख सकता था। नाग का जहन बड़ी आहिस्तगी से काम कर रहा था। उसे आहिस्ता आहिस्ता अंबर, थ्यूसोंग और मारिया केटी का ख्याल आने लगा। उसे याद आया कि वो केटी को पीछे एक चट्टान के पास छोड़कर यहाँ आया था कि ब्राह्मण मगरमच्छ के चक्कर में फंस गया। मगरमच्छ तो मर चुका था, मगर नाग खुद गार के अंदर इस हालत में बंद होकर रह गया था कि उस पर मगरमच्छ के मैदे के तिलिस्मी तेजाब का असर हो गया था, जिसकी वजह से वो अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता था। ब्राह्मण की बदरू ने अब केटी और नाग का ख्याल भुला दिया था और उसे अपनी रूह की निजात की फिक्र पड़ गई थी। वो यही समझे हुए था कि वो मगरमच्छ बना दिया गया था और अब चूंकि मगरमच्छ मर चुका है तो उसे रूह की शक्ल में आसमान की तरफ चला जाना चाहिए था। चूंकि आसमान की तरफ उसकी रूह नहीं गई, इसलिए अब वो बदरू बन गया है और वो खुदा जाने कब तक जमीन के साथ चिमटा अजाब झेलता रहे। ब्राह्मण की बदरू को जो मंत्र याद थे उसने पढ़ने शुरू कर दिए। मंत्र पढ़ने से ब्राह्मण की रूह में एक हरकत पैदा होने लगी। वो जमीन से बुलंद हो गई। अब वो दाएं बाएं घूम सकती थी। ब्राह्मण की बदरू के अंदर जब हरकत और थोड़ी बहुत ताकत आ गई तो उसने नाग की तरफ देखा, जो बेहिस्सो हरकत सांप की शक्ल में गार की जमीन पर पड़ा था। ब्राह्मण की बदरू ने नाग को आहिस्ता से उठा लिया। नाग सांप की शक्ल में ब्राह्मण की बदरू के साथ लटका हुआ था और रूह उसे लेकर गार के मुंह पर पड़े हुए चट्टान के बड़े टुकड़े में से गुजर गई। रूह ने महसूस किया कि नाग की वजह से उसके लिए फिजा में बुलंद होना मुश्किल हो रहा है। ब्राह्मण की बदरू नाग को किसी ऐसी हालत में कैद कर देना चाहती थी जहां से वो जिंदगी भर बाहर न निकल सके। बदरू ने साले समुद्र के पास पत्थरों के बीच में आकर इधर उधर देखा। उसे एक जगह शीशे की बोतल पड़ी दिखाई दी, जिसका कॉर्क भी वहीं पड़ा था। ब्राह्मण की बदरू ने नाग को बोतल में बंद करके कॉर्क से बोतल का मुंह बंद करके उसे समुद्र के वस्त में जाकर फेंक दिया। बोतल समुद्रों की लहरों पर ऊंचे नीचे होते हुए एक तरफ रवाना हो गई। बोतल में हवा होने की वजह से वो डूब नहीं सकती थी। नाग सांप की शक्ल में बोतल में बंद था और बोतल उसे लेकर समुद्र की लहरों के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता नामालूम मंजिल की तरफ बहने लगी। ब्राह्मण की रूह बोतल को फेंकते ही हल्की हो गई। अब वो बड़ी तेजी और आसानी से आसमानों की तरफ उड़ती हुई जा रही थी। रूह इस दुनिया से जुदा होकर हमेशा हमेशा के लिए ऊपर आसमानों की दुनिया में पहुंच गई, जहां फरिश्ते उसका हिसाब किताब लेने की तैयारियां कर चुके थे। नाग को ब्राह्मण की रूह से निजात मिल गई थी, मगर वो खुद बोतल में बंद समुद्र की बेकरां वसअतों में भटकता फिर रहा था। नाग को समुद्र में भटकते हुए एक हफ्ता गुजर गया। समुद्र में अगर बोतल बंद करके फेंकी जाए तो वो डूबती नहीं और लहरों के साथ अपना सफर जारी रखती है, मगर ये सफर बेहद सुस्त रफ्तार होता है, क्योंकि समुद्र के वस्त में लहरों की रफ्तार बहुत धीमी होती है। समुद्र के ऐन दरमियान में तो लहरें सिर्फ ऊपर नीचे ही होती रहती हैं। नाग बोतल में बंद था, वो सांप की शक्ल में था और अभी तक बेहिस्सो हरकत था। वो अंबर, मारिया, थ्यूसोंग के बारे में अब पूरी तरह से सोच सकता था। उसे ये भी याद था कि वो केटी को छोड़कर लाइट हाउस चट्टान पर आया था कि मगरमच्छ ने उसे निकल लिया। फिर वो मगरमच्छ के अंदर से आग की फुंकार के साथ बाहर निकल आया। मगरमच्छ मर गया। उसकी बदरू ने नाग को जख्मी और बेहिस कर दिया और अब उसे अपनी मौत का बदला लेते हुए उसे बोतल में बंद करके समुद्र के हवाले कर दिया था। नाग बोतल के अंदर से देख रहा था कि वो लहरों के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बहता चला जा रहा था। नाग का मुंह पूरी तरह से नहीं खुल रहा था। उसके सांस की रफ्तार भी इतनी मध्यम थी कि वो जोर से सांस लेकर अपनी शक्ल तब्दील करने का तजुर्बा नहीं कर सकता था। जब उसे समुद्र में भटकते 2 हफ्ते गुजर गए तो नाग की बोतल लहरों के साथ तेजी से बहने लगी। नाग समझ गया कि जरूर साहिल के करीब आ गया है, जिसकी वजह से समुद्री लहरों की रफ्तार तेज हो गई है। एक बार बोतल लहरों के साथ ऊपर उभरी तो नाग ने बोतल के शीशे के अंदर से बाहर देखा। उसे दूर आसमान पर एक स्याह धब्बा नजर आया। ये कोई जजीरा था। समुद्र की लहरें तेजी से जजीरे के साहिल की तरफ बढ़ रही थीं। आखिर जजीरा बहुत करीब आ गया। जजीरे के साहिल पर नोकीली चट्टानें उभरी हुई थीं, जिनके साथ मौजें जोर शोर से टकराकर झाग उड़ा रही थीं। नाग की बोतल तूफानी रफ्तार के साथ चट्टानों की तरफ बढ़ी और बड़े जोर शोर से चट्टान से जाकर टकरा गई। चट्टान से टकराते ही बोतल टुकड़े टुकड़े हो गई और नाग बाहर पत्थरों पर जा गिरा। पत्थरों पर गिरते ही उसने महसूस किया कि अभी तक उसके जिस्म में पूरी ताकत नहीं आई और उसका जिस्म वैसे ही बेहिस है। नाग पत्थरों में जहां गिरा था वहां पर ही चिमटा रहा। उसके करीब समुद्री पानी का छोटा सा गड्ढा भर गया था। मौजें चट्टान से टकराती तो पानी की फवार नाग के जिस्म पर पड़ती। कुछ देर बाद नाग ने महसूस किया कि समुद्र की इस फवार की वजह से उसके जिस्म में थोड़ी थोड़ी जान सी आ गई है। नाग ने हरकत करने की कोशिश की तो वो इसमें कामयाब हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता रेंगने लगा। वो बिल्कुल घूंगे की तरह सफर कर रहा था। नाग के लिए इतनी कामयाबी ही बहुत थी। अब उसे उम्मीद पैदा हो चुकी थी कि बहुत जल्द उसकी ताकत वापस लौट आएगी। मगर सबसे ज्यादा परेशानी नाग को ये थी कि उसका सांस अभी बेमालूम अंदाज में चल रहा था। नाग रेंगता रेंगता चट्टान के दरमियान से गुजरता साले समुद्र की रेत पर आ गया। दिन का वक्त था। आसमान पर बादल छाए हुए थे। धूप बिल्कुल नहीं थी। ठंडी हवा चल रही थी और नारियल और पाम के दरख्त हवा में झूम रहे थे।
नाग को कुछ अंदाजा नहीं था कि यह कौन सा जजीरा है और किस समुंदर में वाक़ई है। नाग को तो सिर्फ यही फिक्र थी कि किसी तरह से उसकी ताकत लौट आए। रेत गीली थी। नाग उस पर बड़ी आहिस्तगी से रेंगते हुए रेत से गुजरकर सामने जजीरे के हरे भरे दरख्तों के दरमियान आ गया। यहाँ बड़ा सब्जा था। घनी झाड़ियाँ और ऊंची ऊंची घास हवा में लहरा रही थी। यहाँ आसपास कोई आबादी नजर नहीं आती थी। नाग ने सोचा कि मुमकिन है ये जजीरा वीरान और बेआबाद हो। नाग एक दरख्त के नीचे घास के दरमियान खामोशी से लेट गया। आसमान पर काले काले बादल छाने लगे। समुद्र की जानिब से बादलों के स्याह टुकड़े आकर आसमान को ढांप रहे थे। दिन की रोशनी बहुत मध्यम हो गई। बारिश नहीं हो रही थी। हवा भी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। दिन गुजरता चला गया। जब शाम का अंधेरा साहिल पर फैलने लगा तो नाग को ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कुछ लोग उदास आवाज में मातमी गीत गाते चले आ रही हैं। नाग आहिस्ता से दरख्त पर चढ़ने लगा। नारियल के दरख्त के ऊपर चढ़ने के बाद नाग ने देखा कि साहिल पर थोड़े फासले पर से 4 आदमी अपने कांधों पर एक जनाजा उठाए धीमे सुरों में किसी अजनबी जुबान में मातमी गीत गाते चले आ रहे थे। नाग ने समझा कि ये जजीरे के लोग हैं। इनका कोई आदमी मर गया है जिसको यहाँ दफन करने आ रही हैं। उसने कोई ज्यादा ख्याल न किया और मामूली दिलचस्पी के साथ उन्हें तकने लगा। शाम के गहरे होते अंधेरे में भी नाग उन्हें अच्छी तरह से देख रहा था। जब ये चारों आदमी जनाजा लेकर उस दरख्त के करीब आए जिस पर नाग चिमटा हुआ था तो नाग अचानक हैरान हो गया, क्योंकि उन लोगों ने जिस आदमी का जनाजा उठा रखा था वो आदमी जिंदा था और आहिस्ता आहिस्ता हाथ पांव मार रहा था। उसका मुंह बंधा हुआ था और जिस्म को भी रस्सी के साथ जनाजे से बांध दिया गया था। नाग ने सोचा, क्या ये लोग इस आदमी को जिंदा दफन करने के लिए लाए हैं? ये आदमी तो जिंदा है। नाग को बड़ा अफसोस हुआ कि वो उस आदमी की कोई मदद नहीं कर सकता था। वो खामोश तमाशाई बनकर उसे देख ही सकता था। नाग का मुंह भी पूरा नहीं खुलता था कि वो उन जालिम इंसानों को जाकर डस ही देता। चारों आदमियों ने लंबे लंबे काले रंग के कुर्ते पहन रखे थे और उनके सर पर दरख्त की टहनियां बंधी हुई थीं। उन्होंने जिंदा आदमी के जनाजे को साहिल पर एक जगह रख दिया। फिर जनाजे के अंदर से कुदालें निकाली और जमीन में कब्र खोदनी शुरू कर दी। जनाजे में बंधा हुआ आदमी उसी तरह बेचैनी से हाथ पांव मार रहा था। एक आदमी के इशारे पर जनाजे के आदमी के हाथ और पांव भी रस्सी से बांध दिए गए। जब कब्र खुद कर तैयार हो गई तो उन आदमियों ने जेब से एक एक मोमबत्ती निकाली और ताज़ा खुदी हुई कब्र के गड्ढे के चारों तरफ लगाकर उन्हें जला दिया। अब वो जनाजे के गिर्द चल फिरकर कोई अजीबोगरीब किस्म के अश्लोक पढ़ने लगे। उनकी आवाज़ उस सुनसान जजीरे की आसेबी शाम की फिजा में अजीब डरावना तासुर पैदा कर रही थी। नाग दरख्त के साथ चिमटा ये अजीबोगरीब तमाशा देख रहा था। उसे बड़ा अफसोस हो रहा था कि एक आदमी को उसकी आंखों के सामने जमीन में जिंदा दफन किया जा रहा है और वो उसको बचा नहीं सकता। रात का अंधेरा फैल गया था। कब्र के गिर्द कुछ चक्कर पूरे करने के बाद चारों पुरस्कार आदमी रुक गए। एक लम्हे के लिए वो रुक कर जनाजे में लेटे हुए जिंदा इंसान को गौर से तकने लगे। फिर वो झुके और रस्सियां खोलकर बदकिस्मत इंसान को घसीटते हुए कब्र के पास लाए और उसे कब्र के गड्ढे में गिरा दिया। चूंकि उस आदमी का मुंह कपड़े से बंधा हुआ था इसलिए उसके हलक से उसकी चीखें बाहर नहीं निकल रही थीं। कब्र में वो जरूर तड़प रहा होगा। उसे कब्र में फेंकने के बाद उन पत्थरदिल आदमियों ने तेजी से मिट्टी कब्र में डालनी शुरू कर दी। देखते देखते कब्र का गड्ढा बंद हो गया। फिर चारों आदमी खाली जनाजे को उठाकर वहां से चल दिए। नाग को ख्याल आया कि उसे इस बदकिस्मत आदमी की मदद जरूर करनी चाहिए। उसने अपने आप को दरख्त से अलग करके जमीन पर गिरा दिया। जमीन पर गिरते ही नाग के बेहिस्सो हरकत जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और उसके खून की गर्दिश तेज हो गई। अचानक नाग ने महसूस किया कि उसका मुंह खुल गया है और वो सांस ले सकता है। नाग ने फौरन सांस जोर से अंदर खींचा और दूसरे लम्हे वो सांप से इंसान बन गया। नाग की खुशी की कोई इंतहा न रही। उसकी ताकत वापस आ गई थी। वो तेजी से कब्र की तरफ लपका। उसने कब्र की रेत को दीवानावार हटाना शुरू कर दिया। रेत भुरभुरी थी। बहुत जल्द नाग ने कब्र को खोद डाला। नीचे जिंदा इंसान बेहोश पड़ा था। नाग ने जल्दी से उसे कब्र में से निकाला और समुद्र के पास ले जाकर लिटा दिया। फिर उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। ताज़ा हवा और पानी के छींटों से जिंदा मुर्दे ने आंखें खोल दी। उसने सितारों भरे खुले आसमान की धीमी रोशनी में अपने करीब एक नौजवान को बैठे देखा जो उसे हमदर्दाना निगाहों से तक रहा था। नाग को मालूम नहीं था कि उस आदमी की जुबान क्या है, इसलिए वो खामोश रहा। जिंदा मुर्दे ने फौरी कहा, तुम कौन हो? नाग ने महसूस किया कि यह नौजवान फोनिकी की जुबान बोल रहा है। फोनिकी लोग अफ्रीका के शुमाल मगरबी साहिल पर आबाद थे। नाग समझ गया कि बोतल में तैरते हुए वो अफ्रीका के शुमाल मगरबी साहिल के आसपास आ गया है। मगर इस जिंदा मुर्दा का रंग काला नहीं बल्कि जर्द था। ऐसा रंग फोनिकी लोगों का होता है जो आजकल अलजायर के इलाके में आबाद हैं। नाग ने उसी जुबान में कहा, मेरा नाम नाग है, मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, मगर तुम्हारी जुबान समझ लेता हूँ और बोल भी लेता हूँ। मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और ये लोग तुम्हें जिंदा दफन क्यों कर गई हैं? वो फोनिकी नौजवान आहिस्ता से उठकर बैठ गया और नकाहत से बोला, नाग भाई, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ।
कि तुमने मुझे मौत के मुंह से निकाल लिया। अगर तुम यहाँ ना होते तो मैं थोड़ी देर बाद मर गया होता। मेरा नाम हब्बाल है। मेरी कहानी बड़ी लंबी है। मुझे ये बताओ कि जो लोग मुझे जिंदा दफन करने लाए थे वो कहीं करीब ही तो नहीं है? नाग ने कहा नहीं, वो थोड़ी देर पहले यहाँ से जा चुके हैं। हब्बाल ने जरा गर्दन उठाकर उस जगह देखा। नाग फौरन कब्र के पास आ गया और उसने उसमें रेत डालकर गड्ढे को भरा और वहां वैसे ही कब्र बना दी जैसे कि वो लोग बनाकर गए थे। इसके बाद वो फोनिकी नौजवान हब्बाल के पास आ गया और बोला, अगर तुम उठकर चल सकते हो तो मेरे साथ जंगल में चले चलो, जहां तुम लेटकर आराम कर सकते हो। हब्बाल उठकर नाग के साथ जजीरे के घने जंगल में आ गया। फिर नाग ने एक पहाड़ी टीले के ओट में झाड़ियों के पीछे जगह बना दी, जहां उसने हब्बाल को लिटा दिया और पूछा कि क्या वो इस जजीरे पर ही रहता था। अब हब्बाल ने नाग को अपनी कहानी बयान की और यूं कहा, मेरे मोहसिन, मैं इस जजीरे का बाशिंदा नहीं हूँ। ये जजीरा हमारे शहर से 100 कोस के फासले पर है। हमारा शहर यहाँ से दूर अफ्रीका के शुमाल मगरबी साहिल पर आबाद है। ये छोटा सा शहर है। मेरा बाप उस शहर का सबसे अमीर ताजिर था। वो मर गया तो बाप की जायदाद पर मेरे जालिम चचा ने कब्जा कर लिया। मैं उस वक्त छोटा सा था। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे चचा ने मुझे हलाक करने की कोशिश की, मगर हर बार खुदा ने मुझे बचा लिया। एक बार उसने मुझे अंधे कुएं में फेंकवा दिया, जहां से काफले वालों ने मुझे निकालकर घर पहुंचा दिया। एक बार मेरे चचा ने एक आदमी को मेरे साथ जंगल में भेजा कि वह मुझे कत्ल कर देगा, मगर ऐन वक्त पर उस आदमी का ज़मीर जाग उठा। उसके दिल में खुदा का खौफ बेदार हो गया और उसने मुझे आज़ाद कर दिया और खुद शहर छोड़कर चल दिया। इस बार मेरे चचा ने अपने 4 खास आदमियों को मुझे जिंदा दफन करने के काम पर लगाया और इन लोगों ने मुझे अगवा कर लिया और यहाँ ले आए। इसके बाद जो कुछ हुआ तुम जानते हो। खुदा ने मेरी मदद की और ऐन वक्त पर तुम्हें भेज दिया और मेरी जान बच गई। नाग बड़े गौर से हब्बाल की सनसनीखेज कहानी सुन रहा था। हब्बाल ने नाग से पूछा, लेकिन मेरे दोस्त, तुमने अपने बारे में मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया कि तुम कौन हो और इस वीरान और बेआबाद जजीरे पर कैसे आ गए। नाग ने कहा, मेरे भाई, मैं भी तुम्हारी तरह मुसीबत का मारा हूँ। मेरा भी इस दुनिया में एक भाई और बहन के और कोई नहीं है। मैं मुल्क हिंदुस्तान से अपने भाई और बहन से मिलने मुल्क यूनान की तरफ जा रहा था कि समुद्र में तूफान आ गया और हमारा जहाज डूब गया। मैंने बड़ी मुश्किल से एक तख्ते पर बैठकर अपनी जान बचाई और समुद्री लहरों ने मुझे इस जजीरे पर फेंक दिया। मैं शाम के वक्त साले समुद्र के पास दरख्त के नीचे बैठा था कि तुम्हारे नकली जनाजे को आते देखा। जब वो लोग तुमको जमीन में दफन करके चले गए तो मैंने जल्दी जल्दी कब्र खोदी और तुम्हें बाहर निकाल लिया। इससे पहले इसलिए सामने न आया कि वो 4 आदमी थे और मैं अकेला था। फिर उनके पास कुदालें भी थीं, वो मुझे हलाक कर सकते थे। हब्बाल ने आह भर कर कहा, खुदा ने मेरी जान बचा ली। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ और तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मगर सोचता हूँ कि अब अपने शहर में नहीं जाऊँगा। अगरचे वहाँ मेरे चचा की बेटी लैला मुझसे प्यार करती है और हम एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन मेरा जालिम चचा तो मेरे साथ अपनी बेटी को भी जिंदा ना छोड़ेगा। वो तो हर कीमत पर मुझे रास्ते से हमेशा के लिए हटाना चाहता है ताकि वो मेरे बाप की करोड़ों रुपए की जायदाद, बागों, जमीन और हवेलियों पर कब्जा कर सके। वो अपनी बेटी की शादी कैसे मेरे साथ कर सकता है? इसी ख्याल से अब मेरा घर वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। नाग ने कहा, तुम्हारे बाप की जायदाद पर तुम्हारा हक है और फिर लैला तुमसे शादी करना चाहती है। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अल्लाह पर भरोसा रखो। जिसने हर बार तुम्हारी जान बचाई है वो अब भी तुम्हारी मदद करेगा। हब्बाल बोला, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। इस बार अगर मैं जिंदा अपने चचा के सामने गया तो वो खुद तलवार के वार से मेरी गर्दन उतार देगा। वो किसी कीमत पर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। नाग ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हब्बाल मुस्कुराया और नाग का शुक्रिया अदा करते हुए बोला, तुम्हारी मेहरबानी मेरे भाई, मगर मेरा चचा तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम उसे नहीं जानते, वो बड़ा जालिम आदमी है। नाग ने कहा, जो होगा देखा जाएगा। तुम मेरी फिक्र ना करो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा हक तुम्हें वापस दिलाया जाए और तुम खुशो खुरम जिंदगी बसर करो। फोनिकी नौजवान हब्बाल नाग का मुंह तकने लगा। वो हैरान था कि इस नौजवान के सीने में किस कदर मजबूत और दिलेर दिल धड़क रहा है, जो मौत से भी नहीं घबराता। उसने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम वाकई मेरा हक वापस दिलाने में मेरी मदद कर सकोगे, मगर जब तक मेरे चचा के आदमी कल यहाँ आकर मेरी कब्र देखकर वापस नहीं चले जाते, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। नाग ने कहा, हम उनके चले जाने के बाद यहाँ से निकलेंगे, लेकिन क्या तुम यहाँ किसी कश्ती का इंतजाम कर सकते हो? क्योंकि हमको तुम्हारे शहर तक पहुँचने के लिए कश्ती की ज़रूरत होगी। हब्बाल बोला, मैं तो कोई इंतजाम नहीं कर सकता, मगर मेरा ख्याल है कि इस जजीरे के जनूबी साहिल पर कुछ हबशी लोग रहते हैं। मुमकिन है उनके यहाँ से हमें कोई कश्ती मिल जाए। नाग ने कहा, अच्छा अब तुम आराम करो, सुबह उठकर सोचेंगे। हब्बाल वहीं घास पर लेटकर सो गया। नाग जागकर उसकी हिफाजत करता रहा। रात को बारिश शुरू हो गई। हब्बाल पर दरख्त पर से पानी टपक कर गिरने लगा तो वो उठ बैठा। बारिश हो रही है नाग? उसने नाग से पूछा। नाग ने कहा, चलो उस सामने वाले दरख्त के नीचे चले जाते हैं। वो ज्यादा घना दरख्त है, वहां बारिश नहीं होगी।
हब्बाल और नाग वहां से उठकर साथ वाले घने दरख्त के नीचे आ गए। दरख्त के घने होने की वजह से उसके नीचे बारिश का पानी नहीं गिर रहा था। बाकी रात उन्होंने बैठकर गुजार दी। सुबह हुई तो आसमान पर उसी तरह बादल छाए हुए थे, लेकिन बारिश रुक गई थी। हब्बाल ने नाग से कहा कि उसके चचा के लोग मेरी कब्र देखने आते ही होंगे, बेहतर यही है कि हम किसी दरख्त पर चढ़कर बैठ जाएं। तजवीज़ माकूल थी। नाग और हब्बाल एक दरख्त की शाखों में छुपकर बैठ गए। वहां से उन्हें समुंदर का रेतला साहिल दूर तक नजर आ रहा था। दिन की मरतूब धीमी रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। हब्बाल ने नाग से कहा, बस वो लोग आते ही होंगे। थोड़ी देर बाद वही रात वाले चारों आदमी दूर समुंदर के साहिल पर नमूदार हुए। वो उस तरफ आ रहे थे जहां हब्बाल की कब्र बनी हुई थी। कब्र के पास आकर उन्होंने कब्र को गौर से देखा। दो आदमी जंगल से कुछ पत्थर ले आए। ये पत्थर उन्होंने कब्र के ऊपर लगा दिए। हब्बाल और नाग दोनों दरख्त की शाखों में छुपकर उन आदमियों को देख रहे थे। अब ऐसा हुआ कि हब्बाल ने जिस शाख पर हाथ डाल रखा था वहां से उसका हाथ जरा सा फिसल गया। उसने जल्दी से हाथ दूसरी शाख पर डाला तो एक टहनी टूटकर नीचे गिर पड़ी। टहनी के गिरते ही चारों आदमियों ने चौंक कर दरख्त की तरफ देखा। उन्हें पत्तों और शाखों में कोई आदमी तो दिखाई ना दिया, मगर शक दूर करने के लिए एक आदमी दरख्त की तरफ बढ़ा। करीब आने पर वो बड़ी आसानी से दरख्त में छुपे हुए हब्बाल और नाग को देख सकता था। नाग ने हब्बाल से कहा, खबरदार अपनी जगह से हरकत मत करना। मैं नीचे छलांग लगाकर इस आदमी को अपने पीछे लगाकर दूर ले जा रहा हूँ। इसके साथ ही नाग ने दरख्त पर से नीचे छलांग लगा दी। वो धप से झाड़ियों पर गिरा तो वो आदमी जो दरख्त की टहनी गिरते देखकर अपना शक दूर करने वहां पहुंचा था, चिल्ला उठा, एक आदमी है यहाँ। उसने अपने साथियों को बुलाया था। नाग जंगल की तरफ दौड़ा। उसे दौड़ता देखकर बाकी तीन आदमी भी उसके पीछे भागे। किसी के दिल में यह ख्याल भी ना आया कि दरख्त के ऊपर हब्बाल बैठा है, जिसको उन्होंने अपनी तरफ से कब्र में दफन किया था। नाग की चाल कामयाब रही थी और चारों आदमियों की तवज्जो हब्बाल की तरफ नहीं गई थी और वह नाग का ही ताकुब करने लगे। नाग जानबूझकर तेज नहीं दौड़ रहा था। वो आदमियों की निगाहों के सामने रहना चाहता था ताकि वो खुद भी देख सके कि आदमी उसका पीछा करते कहाँ तक आ गए हैं। जब वो जंगल के दूसरे किनारे पर आए तो नाग रुक गया। चारों आदमी उसकी तरफ बढ़े। उन्होंने अपने अपने खंजर निकाल लिए थे। नाग ने उछलकर एक झाड़ी के पीछे छलांग लगा दी और छलांग लगाते ही सांप की शक्ल इख्तियार कर ली। चारों आदमी झाड़ी पर टूट पड़े। जब उनमें से दो आदमियों को नाग ने डस दिया तो बाकी दो बुखलाकर एक तरफ को दौड़े। वो सांप सांप पुकारते जा रहे थे। उनके दो साथी वहीं मर गए थे। नाग ने उनका पीछा शुरू कर दिया। ये चारों कातिल थे। नाग उन्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था और वह नाग से भागकर कहीं जा भी नहीं सकते थे। नाग ने उड़न सांप की शक्ल बदली और उड़कर एक आदमी की गर्दन पर डसा और फिर दूसरे को डस दिया। चारों कातिलों का किस्सा खत्म करने के बाद नाग वापस दरख्त की तरफ चला। दरख्त के करीब नाग ने इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली और हब्बाल को आवाज देकर कहा, दरख्त से नीचे आ जाओ हब्बाल, दुश्मन यहाँ नहीं है अब। हब्बाल ने यह सुना तो दरख्त से उतर आया। नाग ने कहा, तुम्हारे दुश्मनों को कुदरत ने ठिकाने लगा दिया है। ऐसा हुआ कि मैं उनके आगे आगे भागा जा रहा था कि अचानक एक सांप निकल आया। मैं तो किसी तरह सांप से बच गया, मगर उन चारों आदमियों को सांप ने डसकर हलाक कर दिया। हब्बाल बड़ा खुश हुआ, कहने लगा, तुमने तसल्ली कर ली थी उनकी मौत की नाग? नाग बोला, हाँ भाई, उनकी लाशें जंगल में पड़ी हैं, चलकर देख लो। नाग ने जंगल में ले जाकर हब्बाल को चारों कातिलों की लाशें दिखाई तो हब्बाल बोला, ये तो बड़ा अच्छा हुआ, खुदा हमारी मदद कर रहा है। आओ अब हम इनकी कश्ती पर बैठकर यहाँ से निकल चलते हैं। कश्ती साले समुंदर पर खड़ी थी। नाग और हब्बाल कश्ती में सवार हो गए और कश्ती को समुंदर की लहरों के हवाले कर दिया। उस कश्ती में उन आदमियों ने एक दिन का खाने पीने का सामान रखा हुआ था। कश्ती सारा दिन समुंदर में चलती रही। हब्बाल खुद कश्ती को चला रहा था। वह समुद्री रास्ते से बाखबर था। शाम के वक्त वो अफ्रीका के मगरबी साहिल पर पहुंच गए। हब्बाल बोला, ये अफ्रीका का मगरबी साहिल है। यहाँ से हम साहिल के साथ साथ शुमाल की तरफ जाएंगे। कल किसी वक्त हम अपने शहर में पहुंच जाएंगे। रात को उन्होंने कश्ती में ही थोड़ा बहुत खाया पिया। सारी रात कश्ती साहिल के साथ साथ शुमाल की तरफ चलती रही। दूसरे दिन दोपहर के बाद उन्हें दूर एक पहाड़ी पर कुछ मकान दिखाई दिए। हब्बाल ने कहा, ये मेरे शहर के मकान हैं, मगर अभी हम शहर में दाखिल नहीं होंगे। मेरे चचा के आदमियों ने मुझे देख लिया तो वो हमें पकड़ कर ले जाएंगे। हम जंगल में किसी जगह छुपकर कोई मंसूबा बनाएंगे। नाग खामोश था। हब्बाल ने उसकी तरफ देखकर कहा, नाग भाई, हम क्या मंसूबा बना सकते हैं? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं तो तुम्हारे कहने पर यहाँ चला आया हूँ। मेरा चचा एक अमीर जागीरदार है। शहर में उसका बड़ा असर है। शहर का गवर्नर भी उसका दोस्त है। मैं अपना हक उससे कैसे वापस ले सकूंगा? नाग ने मुस्कुरा कर कहा, हब्बाल, खुदा पर भरोसा रखो, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। सबसे पहले हमें जंगल में किसी जगह अपना खुफिया ठिकाना बनाना होगा। उसके बाद सोच लेंगे कि किस मंसूबे पर अमल करते हुए तुम्हें तुम्हारा हक वापस दिलाया जाए। शहर की बंदरगाह से कुछ फासले पर हब्बाल ने एक दरिया में कश्ती डाल दी।
जो जंगल में से निकलकर समुद्र में गिर रहा था। यहाँ से वो कश्ती निकालकर जंगल के अंदर ले गया। ये अफ्रीका का घना जंगल था। समुद्र के साहिल के साथ साथ ये जंगल दूर तक चला गया था। शुमाल की तरफ कुछ फासले पर शहर शुरू हो जाता था। दरिया जंगल में घूमता हुआ एक बहुत ही गुंजान इलाके में आ गया। यहाँ हब्बाल ने कश्ती रोक दी। वो दोनों कश्ती से उतर आए। कश्ती को उन्होंने खींचकर झाड़ियों में छुपा दिया और दरख्तों की लटकती हुई जंगली बेलों में से गुजरते एक चट्टान के नीचे आ गए। यहाँ एक कुदरती गार बना हुआ था। हब्बाल बोला, ये गार हमारे लिए बेहतरीन खुफिया कमीनगाह होगी। हम यहाँ छुपकर अपना मंसूबा बना सकती हैं। गार में मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। नाग और हब्बाल ने मिलकर जाले हटाए, गार के फर्श को साफ किया और एक जगह अंदर जाकर फर्श पर सूखा घास और पत्ते बिछा दिए। फिर कश्ती में से निकलकर जो खाना साथ लाए थे वो खाया। छागल में से पानी पिया और गौर करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। नाग ने कहा, मेरा मंसूबा ये है कि मैं एक मुसाफिर बनकर तुम्हारे चचा की हवेली में जाकर नौकरी तलाश करने की कोशिश करूंगा। अगर नौकरी मिल गई तो मैं घर के सारे हालात मालूम करने के बाद तुम्हारे लिए रास्ता हमवार करूंगा। हब्बाल नाउमीदी के साथ बोला, नाग ये तो बड़ा लंबा मंसूबा है, तुम मेरे लिए रास्ता हमवार नहीं कर सकोगे। मेरा ख्याल है कि मुझे किसी दूसरे मुल्क की तरफ निकल जाना चाहिए। नाग ने कहा, तुम इतनी जल्दी मायूस क्यों हो जाते हो हब्बाल? खुदा पर भरोसा रखो, कम से कम मुझे शहर में जाकर कोशिश तो कर लेने दो। मैं कल सुबह तुम्हारे चचा की तरफ जाऊंगा। तुम्हारे चचा का नाम क्या है? हब्बाल बोला, हब्बाश मेरे चचा का नाम है। मेरे चचा का एक मक्कार दोस्त धार्ग है, उससे खबरदार रहना, वो बड़ा चालाक और तजुर्बाकार है। चचा ने उसे भी जमीन दे रखी है और कोई काम उससे मशवरा लिए बगैर नहीं करता। नाग ने कहा, मैं उससे खबरदार रहूंगा, तुम फिक्र न करो। रात उन्होंने गार में ही गुजार दी। दूसरे दिन नाग ने हब्बाल को गार के अंदर ही रहने की ताकीद करते हुए कहा, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। मुझे वापस आने में अगर देर हो गई तो घबराना मत, मैं तुम्हारे ही काम में मसरूफ होऊंगा। बहरहाल मैं तुम्हारे पास वापस जरूर आऊंगा। अब मैं जाता हूँ। नाग ने हब्बाल से रुखसत ली और जंगल से निकलकर हब्बाल के बताए हुए रास्ते पर चलने लगा।